अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है नेक्स्ट क्लास में। और इस क्लास से हमें स्टार्ट करने हैं आपके टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के किस तरह के सॉलिड्स होते हैं। जनरली चार तरह के सॉलिड्स हैं अपने पास जो अपने सिलेबस में शामिल हैं। आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये हमने एक एक करके देखते चले जाएंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हमने वो 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा है। उसमें 7 क्रिस्टल्स के बारे में हमने पढ़ा कि यूनिट सेल जो है वो 7 तरह का हो सकता है, ठीक है। उसका निमोनिक भी आपको लिखवाया था। कौन कौन से 7 सिस्टम थे। क्यूबिक था, टेट्रागोनल था, ऑर्थोरोम्बिक था, लाइकवाइज मोनोक्लिनिक था, हेक्सागोनल, रोम्बोहीड्रल और लास्ट वन वाज ट्राइक्लिनिक। ये 7 थे, ठीक है। तो अब ये जितने भी क्रिस्टल्स हैं, जितने भी यूनिट सेल्स हैं, ये किसी ना किसी पार्टिकल्स से ही मिलकर के बने होते हैं। वो पार्टिकल्स या तो एटम हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मेटल एटम्स हो सकते हैं। तो उन्हीं एटम्स की बुनियाद पर ही हम ये क्लासिफिकेशन करते होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हम करते हैं वो कोहेसिव फोर्सेस की बुनियाद पर होता है कि पार्टिकल्स के बीच कौन सी कोहेसिव फोर्सेस हैं। आया आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई मेटेलिक बॉन्ड बना हुआ है, या जो है सिंपल वेंडरवाल फोर्सेस हैं। तो उस लिहाज से हम सॉलिड्स को 4 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। जितने भी सॉलिड्स हैं उनको हम 4 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन आयोनिक सॉलिड्स हो सकते हैं, लाइकवाइज कोवेलेंट सॉलिड्स हो सकते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवेलेंट सॉलिड्स भी है, इलेक्ट्रोवेलेंट सॉलिड्स। अच्छा, तीसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एंड द लास्ट वन आपके मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है, मेटेलिक सॉलिड्स। अलग अलग क्लासेस में इनको देखेंगे। अभी टाइम है कि हम आयनिक सॉलिड्स पर बात करें, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स और उनकी प्रॉपर्टीज पर। आयनिक सॉलिड्स जो है इनमें क्लियर कट बात इतनी सी है कि इनमें आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। इनमें आयोनिक बॉन्ड होता है। एक मिनट, हाँ, क्लियर कट बात यह है कि इनमें आयनिक बॉन्ड होता है। और इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, यानी कैटायंस और एनायंस से मिलकर के ये बना हुआ होता है। कैटायंस और एनायंस से मिलकर के बना होता है। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द सॉलिड इन विच पार्टिकल्स फॉर्मिंग द क्रिस्टल्स आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस एंड दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड। तो डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। ये साफ दिखाई पड़ रहा है ना? बिल्कुल ठीक है, ओके। द सॉलिड्स in which particles forming the crystals are positively and negatively charged ions, ठीक है। वो सॉलिड्स जिनमें जो पार्टिकल्स क्रिस्टल बनाते हैं वो कैटायंस और एनायंस हों, ठीक है। कैसे? पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरीके से ये अल्टरनेटिवली ना अरेंज होते हैं, ठीक है। ऐसे लेयर्स की शक्ल में अरेंज होते हैं, ठीक है। इनकी मजीद जो ज्योमेट्री, इनका स्ट्रक्चर, इनकी लैटिस, उस पर भी हमें डिटेल से बात करनी है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बस अभी फिलहाल इतना जान लो कि ये अल्टरनेटिवली ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव अरेंज होते हैं, ठीक है। अच्छा, द सॉलिड्स इन विच पार्टिकल फॉर्मिंग द क्रिस्टल आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन आयनिक कंपाउंड एंड गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इस क्लास में हमें आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करनी है। अच्छा, ये टॉपिक एज अ होल वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज 1-2 बनते हैं और शॉर्ट काफी सारे बनते हैं, ठीक है। उन शॉर्ट्स पर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आयनिक सॉलिड्स हैं इनमें जो कोहेसिव फोर्स होती है वो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम जो है वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, ठीक है। या इसी को कर्नल बॉन्ड भी बोलते हैं, कर्नल बॉन्ड। ये एक दफा एमडी कैट में एमसीक्यू आया हुआ था, यूएचएस से पेपर लेता था कि आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम कर्नल बॉन्ड, कर्नल बॉन्ड। तो ये तीनों जो है एक ही चीज के नाम है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की अट्रैक्शन का ही नाम है, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या कर्नल बॉन्ड। बोर्ड में आपसे से ज्यादा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड पूछेगा क्योंकि बुक में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड तक ही लिखा हुआ है, कर्नल बॉन्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। वैसे याद रख लो, अच्छी बात है, ठीक है, बाद में काम आ जाएगा।
चलिए जी, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड डिस्कस करते हैं। अच्छा, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, आइए। सॉलिड मैंने बताया चार तरह के होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटेलिक। हम देख रहे हैं आयनिक सॉलिड्स को। आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, बुक में हेडिंग नहीं बनी हुई, मैं 14 से 15 हेडिंग्स बनवा दूंगा, बुक पर नोट कर लेना और हेडिंग के साथ लॉन्ग क्वेश्चन लिखना, ठीक है। कम से कम भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है 3-3.5 पेजेस की लेंथ को टच करे, ठीक है, तभी आपको जो है 4 नंबर का आप हक अदा करोगे और आपको 4 नंबर ही मिलेंगे। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनकी वेल डिफाइंड ज्योमेट्री। वेल डिफाइंड ज्योमेट्री, ठीक है। आयनिक सॉलिड जितने भी होते हैं ना, उनकी एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्री होती है, ठीक है, वेल डिफाइंड ज्योमेट्री होती है। मिसाल के तौर पर ये एक सिंपल आयनिक कंपाउंड बना रहा हूं, सबसे सिंपल आयनिक कंपाउंड। यहां पर देखो नेगेटिव आयन, यहां पर नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव, 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 नेगेटिव आयन, और इनके बीच में यहां पर पॉजिटिव आयन होंगे, इनके बीच में यहां पर पॉजिटिव आयन होंगे। तो ये देखो एक वेल डिफाइंड क्यूबिक ज्योमेट्री है, ठीक है। तमाम आयनिक कंपाउंड्स की ऐसे ही वेल डिफाइंड ज्योमेट्री होती है। किसी की क्यूबिक होती है, अच्छा, किसी की फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है, किसी की बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होती है। ये सब टर्म्स क्या है, ये भी हमें आहिस्ता आहिस्ता हम इनका एक्सपीरियंस कर लेंगे, ये भी हमें पता लग जाएंगी, ठीक है। तो बहरहाल अभी फिलहाल इतना जानो कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्री होती है, उनकी एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्री होती है। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी फिजिकल स्टेट, इनकी फिजिकल स्टेट। आयनिक सॉलिड जो है ये आमतौर पर रूम टेम्परेचर पर आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, ठीक है, आमतौर पर आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। ये लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखाई नहीं देंगे आम कंडीशंस में, ठीक है। हाँ, आप इनका टेम्परेचर काफी बढ़ा दो, 800-900 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओ, फिर हो सकता है कि आपको लिक्विड फॉर्म में नजर आ जाए। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी इनकी स्टेबिलिटी है। तीसरी प्रॉपर्टी इनकी स्टेबिलिटी है। ये काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो जहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो वहां पर स्टेबिलिटी होगी। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से इनमें स्टेबिलिटी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी होती है। नंबर 4 आप देखें, ये काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उनको काफी ज्यादा होल्ड करके रखता है, आपस में पॉजिटिव नेगेटिव को अच्छे से होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से ये हार्ड होते हैं। अच्छा, पांचवी इनकी प्रॉपर्टी देखो, इनकी वोलेटिलिटी पर बात की जाए, वोलेटिलिटी। आयनिक कंपाउंड्स जो है ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, ठीक है, नॉन वोलेटाइल, क्योंकि इनमें फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं तो इनका वेपर्स बन करके उड़ना मुश्किल है। नमक आप ला करके रखो तो पड़ा ही रहेगा, कहीं नहीं जाता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके मुकाबले में अगर आप पेट्रोल ले आओ, यहाँ पर पड़ा हुआ भी है मेरे पास, ये देखो, दिस इज पेट्रोल, इसका भी ढक्कन खोल दिया जाए ये 5-10 मिनट में उड़ जाएगा, ठीक है। ये वोलेटाइल होता है, ठीक है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है, तो ये वोलेटाइल नहीं होते। आयनिक कंपाउंड जो है ये वोलेटाइल नहीं होते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को ये होल्ड करके रखते हैं। अच्छा, नंबर 6 इनका स्ट्रक्चर। चलो स्ट्रक्चर पर थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले इनकी एग्जिस्टेंस पर बात कर लीजिए। जिस तरह कोवेलेंट आपके कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल H2O, अमोनिया का मॉलिक्यूल NH3, HCl का मॉलिक्यूल HCl, ठीक है। तो ये जो है ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये नॉन मॉलिक्यूलर होते हैं, ये नॉन मॉलिक्यूलर होते हैं, ठीक है। ये फार्मूला यूनिट की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, फार्मूला यूनिट्स। हम इनके मॉलिक्यूल्स नहीं कहते, हम इनके फार्मूला यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे NaCl का फार्मूला यूनिट हो गया, KCl का फार्मूला यूनिट हो गया। तो इस तरह से फार्मूला यूनिट्स की टर्म्स में हम बात करते हैं। क्यों ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? देखो, अगर मिसाल के तौर पर यहां पर एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव आयन है, तो इसके गिर्द हर तरफ से नेगेटिव आयन होंगे, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं, फ्रंट साइड से, बैक साइड से, हर तरफ से जो है इनको नेगेटिव आयन ने, ऑपोजिट आयंस ने घेर रखा होगा, ठीक है। तो इसके लिए
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मिला करके वो दो आपस में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करें, ऐसा पॉसिबल आम टेम्परेचर पर नहीं है। हाँ, इनके बॉइलिंग मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से काफी टेम्परेचर ऊपर ले जाओ, फिर हो सकता है कि ऐसा एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिले, लेकिन जनरली हमें ऐसे मॉलिक्यूल की शक्ल में इनका एग्जिस्टेंस इंडिविजुअल हमें नजर नहीं आता। ठीक है ना। अच्छा, लगे हाथों इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पर भी बात कर ली जाए। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो काफी हाई होते हैं। मिसाल के तौर पर जो आपका NaCl है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 801 डिग्री सेल्सियस है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1413 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, देखो इतने हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इनके। अच्छा, मजीद इनके क्रिस्टल लैटिस आयनिक कंपाउंड्स में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की एक खास अरेंजमेंट होती है। ठीक है, और इस अरेंजमेंट को क्रिस्टल लैटिस का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये देखो दैट इज अ क्रिस्टल लैटिस, आपस में अरेंज होकर के एक क्रिस्टल लैटिस बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, मजीद इनकी बात कर लेते हैं इनके फॉर्मूला मैसेज की। आयनिक कंपाउंड्स के मोलिकुलर मैस नहीं बताए जाते, इनके जो मोलर मैसेज हैं वो इनके फार्मूला मैसेज की सूरत में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपका ये जो NaCl है इसका फार्मूला मैस 58.5 AMU है। ठीक है, CaCO3 है इसका 100 AMU है। ठीक है। अच्छा, डेंसिटी की बात कर लेते हैं, लगे हाथों डेंसिटी की बात कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ करके रहते हैं, और एक कंपैक्ट पैकिंग बनी हुई होती है। एक कंपैक्ट पैकिंग आपस में काफी क्लोज होते हैं, तो वॉल्यूम कम हो जाता है इनका वॉल्यूम कम होता है। और हम जानते हैं डेंसिटी जो है और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है, तो इनका वॉल्यूम कम होता है, कंपैक्ट पैकिंग होती है, आपस में क्लोज होते हैं काफी, तो इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, ये डेंस होते हैं। अभी ये नोट करें, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लें इतनी चीजें, रोक करके यहीं पर ऐसे इसको नोट कर लें। हो गया? ओके, बाकी मजीद बातें हम करते हैं अभी। आइए 11वीं हेडिंग में देता हूं इसके स्ट्रक्चर की, आयनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर। आयनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो इनके रेडियस रेशियो पर डिपेंड करता है। इनके रेडियस रेशियो पर डिपेंड करता है। रेडियस रेशियो क्या है? देखिए, रेडियस रेशियो बेसिकली रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। अच्छा, ये जो मैं डिटेल देने लगा हूं ये बुक में ऐसे नहीं लिखी हुई, लेकिन आप जब अपना लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे तो आपको ये डिटेल लिखनी पड़ेगी, और यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछेगा यही, तो उसमें भी आपको ये डिटेल लिखनी पड़ेगी। समझ गए बात को? तो रेडियस रेशियो क्या है? रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, R पॉजिटिव डिवाइडेड बाय R नेगेटिव। समझ गए बात को? तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली क्या करते हैं, कैटायन का रेडियस डिवाइडेड बाय एनायन का रेडियस। दो आयनिक कंपाउंड जिनका रेडियस रेशियो सेम होता है उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। ठीक है, कैसे मैं अभी बताता हूं। देखो, मिसाल के तौर पर अगर रेडियस रेशियो आपकी लेस देन 0.155 है, लेस देन 0.155, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लीनियर यानी यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव लाइंस में अरेंज होते हैं। ठीक है। अच्छा, 0.155 से 0.225 हो। ठीक है, 0.155 से 0.225 हो तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्राइगोनल का मतलब ऐसा कुछ, यहां पर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, फिर यहां पर पॉजिटिव आ गया, यहां पर नेगेटिव आ गया, यहां पर नेगेटिव आ गया। तो ये देखो, ये ट्राइंगल्स बन रही हैं। ये देखो ट्राइंगल्स बन रही हैं, यहां पर पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ होता है। ठीक है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। इसको मिटा देता हूं। अच्छा, लाइकवाइज 0.225 से 0.414 के बीच हो तो ये स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल होता है। टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर कैसे होता है?
यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव, एक नेगेटिव इधर, एक नेगेटिव इधर, एक नेगेटिव इधर, यानी ऐसी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा अगर 0.414 से 0.732 तक हो तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का क्या मतलब, आप कमरे में बैठे होगे, ठीक है, कमरे के देखो 8 कोने हैं, 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले। सपोज करो कि हर कोने पर एक एक आयन है, कर लिया, ठीक है। 6 दीवारें हैं आपकी, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, रूफ और ये फ्लोर, 6 है ना। अच्छा ये फर्ज करो कि हर वॉल के मिड में एक आयन है, यदि ये एक मिसाल के तौर पर आपके एक कमरे की वॉल है, तो एक आयन यहां पर है, 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 एक आयन यहां पर है। ठीक है, यानी ये स्टेटस है। ये 3 आयन जो है एक लाइन में है, यहां ये 3 आयन एक लाइन में है, ये 3 एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये 3 भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो हर वॉल का स्टेटस ऐसा है, इमेजिन करो आप। इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी हर वॉल के सेंटर पर भी हो और कॉर्नर पर भी आयंस हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसकी मजीद जो डिस्क्रिप्शन है वो फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड में अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, और 0.732 से 1 तक हो अगर रेडियस रेशियो तो ये बॉडी सेंटर्ड होता है। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है कि कॉर्नर्स पर हो एक एक आयन, और एक आयन जो है बिल्कुल कमरे के मिड में हो, बिल्कुल कमरे के मिड में हो, कमरे का जो स्पेस है, कोई वॉल्यूम है, उसके बिल्कुल मिड में आयन हो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड। अच्छा, अगर दो आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी रेडियस रेशियो सेम है, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम आएगा। मिसाल के तौर पर NaCl की अगर बात की जाए, सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड की अगर रेडियस रेशियो निकाली जाए तो सोडियम का रेडियस, ये आपको याद करना पड़ेगा, 0.95 एंगस्ट्रम होता है। एक एंगस्ट्रम जो होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूं, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो सोडियम का जो रेडियस होता है वो 0.95 एंगस्ट्रम होता है, डिवाइडेड बाय क्लोरीन का रेडियस, क्लोरीन का रेडियस 1.81 एंगस्ट्रम होता है। तो इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 0.53 एंगस्ट्रम। 0.53 एंगस्ट्रम, 0.53 एंगस्ट्रम किधर पड़ रहा है, इधर आ रहा है। ठीक है, यानी 0.414 और 0.732 के बीच में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सिमिलरली KCl की रेडियस रेशियो निकालो, 1 कितनी होती है, मेरे ख्याल से 1.33 एंगस्ट्रम होती है, डिवाइडेड बाय 1.81 एंगस्ट्रम, अप्रोक्सीमेटली 0.73 एंगस्ट्रम आएगी। तो देखो 0.73 किधर है, इधर है, तो ये भी क्या है, फेस सेंटर्ड है। ये भी क्या है, फेस सेंटर्ड है। ठीक है, और दो आयनिक कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर सेम हो उनको क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फ्स बोलते हैं, आइसोमॉर्फ्स, आइसोमॉर्फ्स। ठीक है, अच्छा लाइकवाइज अगर NaCl और CaCl का कंपैरिजन किया जाए, ये शॉर्ट पूछता है आपसे बोर्ड में कि व्हाई NaCl एंड सीजियम क्लोराइड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आप बताओगे कि देयर the structure of an ionic compound depends upon its radius ratio. The radius ratio of NaCl is this and cesium chloride is this. अभी निकाल करके दिखाते हैं। As you can see, the radius ratio of both the compound is different, so their structure will be different. तो देखो NaCl की radius ratio Na का 0.95 divided by 1.81, 0.53 एंगस्ट्रम आएगी। cesium chloride की निकालो 1.61 एंगस्ट्रम, cesium का रेडियस डिवाइडेड बाय क्लोराइड आयन का रेडियस, यानी सीजियम पॉजिटिव का रेडियस है 1.61, 1.69 है मेरे ख्याल से, हाँ 1.69, और क्लोराइड आयन का रेडियस 1.81 एंगस्ट्रम। इसे सॉल्व करोगे 0.933 आएगा। 0.933 देखो किधर है, यहां पर आता है, यानी 0.732 और 1 के बीच में होगा। तो आप बताओगे therefore the geometry of NaCl, yes, the structure of NaCl is face centered cubic while that of cesium chloride is body centered। ठीक है, तो ये ऐसे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ठीक है, समझ गए। ये दो तरह से शॉर्ट पूछता है, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स रेडियस रेशियो, तब भी ये जवाब, ये टेबल आप लाजमी बनाओगे। व्हाई द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड सीजियम क्लोराइड इज डिफरेंट, तब भी आप ये स्ट्रक्चर बना करके और ये टेबल बनाओगे और बताओगे कि भाई ये देखो इनकी रेडियस रेशियो क्या है, डिफरेंट आ रही है, रेडियस रेशियो डिफरेंट आ रही है, तो स्ट्रक्चर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे।
अच्छा जी, इतना काम हो गया, स्ट्रक्चर पर हमने बात कर ली। अब हमें बात करनी है 12वीं हेडिंग हमारी बनेगी इनकी कंडक्टेंस पर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो है सॉलिड स्टेट में जो है कंडक्टेंस नहीं करते। ठीक है, बहुत बुरे कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या सिचुएशन होती है, ये देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसी सिचुएशन होती है। तो देखो ये कंपैक्ट पैकिंग है, एक कंपैक्ट पैकिंग है। ठीक है, और आयंस जो है कोई फ्री नहीं है, यानी कोई चल नहीं रहा। जब जब आयन चलेगा तब करंट चलता है। ठीक है, जब आयंस रुके रहेंगे तो करंट नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपनी जगह पर सॉलिड स्टेट में फिक्स होते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी नहीं करा पाते। ठीक है, ये बात लिख करके साथ ऐसे ये डायग्राम भी बना दोगे। ठीक है, क्लियर बात। अच्छा, सॉलिड स्टेट में जो है ये सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर्स, क्यों? क्योंकि ना तो इनके पास फ्री आयंस हैं ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों बातें लिखनी है कि सॉलिड स्टेट में ना इनके पास फ्री आयंस हैं ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कंडक्टर्स नहीं है सॉलिड स्टेट में। अच्छा, जबकि मोल्टन या लिक्विड, मोल्टन लिक्विड या फिर सॉल्यूशन स्टेट में ये गुड कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, दोनों तरह से सवाल पूछता है, व्हाई द आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर इन मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट, या यूं पूछेगा कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, इस तरह से पूछ लेगा। तो मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में या सॉल्यूशन फॉर्म में ये गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं? ये फ्री आयंस की वजह से गुड कंडक्टर्स होते हैं, फ्री आयंस की वजह से। जैसे ही मिसाल के तौर पर ये NaCl है, NaCl ये पानी में जाता है, तो वाटर का जो नेगेटिव एंड है, ये मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर वहां पर भी पढ़ाया था। तो ये नेगेटिव एंड जो है वाटर का, ये आयन डाइपोल फोर्सेस की वजह से सोडियम आयन को खींच करके अलग कर लेता है। ठीक है, ये सोडियम आयन अलग हो जाता है। लाइकवाइज ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये क्लोरीन को खींच लेते हैं अपनी तरफ। ठीक है, और सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग कर लेते हैं और ये आयंस फ्री हो जाते हैं। जब आयंस फ्री हो जाएंगे और आयन चलेगा तो करंट को लेकर के चलेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टेट में ये अच्छे कंडक्टर्स बन जाते हैं। अच्छा, अगली हेडिंग अपने पास ब्रिटलनेस। आयनिक कंपाउंड जो है ब्रिटल है। ठीक है, ब्रिटल का मतलब ब्रेक इजीली, आप इनको आसानी से तोड़ सकते हो। ऑल्दो हार्ड है लेकिन इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। क्यों? मिसाल के तौर पर आप, ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, आप इसको यहां से हैमर करते हो। ठीक है, यहां से आप इसको कोई हैमर से मारते हो। ठीक है, हैमर, एक मिनट दिखाते हैं तुमको, दिस इज हैमर। मिसाल के तौर पर ऐसे हैमर मारते हो आप इसे, तो होगा क्या कि ये जो लेयर है ये स्लिप करेगी। ये लेयर क्या है? ये स्लिप करेगी। देखो क्या सिचुएशन बनेगी, बना करके दिखाता हूं। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आप इसको जैसे हैमर करोगे, ये जो नेगेटिव वाला आयन है ये इधर चला जाएगा, ये नेगेटिव वाला आयन इधर चला जाएगा। कैसे हो जाएगा? इधर आ जाएगा। तो और सारी अरेंजमेंट जो है वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यही ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। देखो हुआ क्या कि यहां से हमने जो है फोर्स लगाई, फोर्स अप्लाई की, फोर्स F अप्लाई की। फोर्स ने क्या किया? इस आयन को धक्का देकर के इधर भेज दिया, इस आयन को धक्का देकर के इधर भेज दिया। ये नेगेटिव यहां आ गया। अब देखो ये नेगेटिव नेगेटिव है, यहां पर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी? रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये लेयर उधर चली जाएगी, ये लेयर इधर चली जाएगी, और कंपाउंड का जो क्रिस्टल लैटिस का नेटवर्क है वो टूट जाएगा। यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव ये अलग हो गए और ये जो है ये अलग हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये जो कंपाउंड है ये आपका टूट जाएगा, क्रिस्टल जो है उसका टूट जाएगा। इस वजह से जो है आयनिक कंपाउंड जो है ब्रिटल होते हैं। ठीक, क्यों? ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई आयनिक कंपाउंड आर ब्रिटल, तो आप बताओगे द आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ लेयर्स कंसिस्टिंग ऑफ alternate positive and negative charge ion. When a force is applied on one of the layers, one layer slips over the other and the opposite charges come in front of each other. The opposite charges come in
front of each other and they repel each other. In this way the crystal breaks. ठीक है, that's why ionic compounds are brittle. तो आप ये बता सकते हो, ठीक है, कंसेप्चुअली लिख सकते हो, कोई कदगन नहीं है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ये, ब्रिटलनेस वाला भी, कंडक्टिविटी वाला भी। अच्छा जी, अगली हेडिंग अपने पास सिर्फ 2 और बच गई प्रॉपर्टीज इनकी, वो भी देख लेते हैं। आओ, 13 हो गई थी ना, 14वीं प्रॉपर्टी इनके आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस, ये आयनिक रिएक्शन जितने भी होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, वो पोलर सॉल्वेंट्स में होते हैं। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स में। पोलर सॉल्वेंट्स में क्यों होते हैं? क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में आयन और डाइपोल के बीच में आयन डाइपोल फोर्सेस पैदा हो जाती हैं, मैंने बताया था पहले क्लास में। तो ये आयंस जो है ये फ्री हो जाते हैं, ठीक है, आजाद हो जाते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से ये रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे सॉल्ट के आयन से रिएक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर AgNO3, इसका सॉल्यूशन बना करके सॉल्यूशन 1 में लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन बना करके आप इसको NaCl के अंदर डाल दो, इसका भी सॉल्यूशन बना लो, तो होगा क्या? Ag, ये जो सिल्वर है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, AgCl बना देगा, प्लस ये सोडियम और ये नाइट्रेट ये आपस में मिलकर के NaNO3 बना देंगे। ये रिएक्शन काफी फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है, काफी फास्ट होते हैं और पोलर सॉल्वेंट्स में होते हैं। प्रॉपर्टीज लिखते वक्त आप ये रिएक्शन भी लाजमी लिख दोगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये रिएक्शन लिख दोगे। अच्छा, 15वीं और लास्ट हेडिंग, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैं पढ़ा चुका हूं, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, एक दफा ये लॉन्ग भी आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, तब भी बताया था, अब भी सुन लो, याद रखना, ये लॉन्ग आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। अच्छे से इनके पॉइंट्स बना करके रखना, मैंने बनवाए थे उस वक्त, याद करो। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है कि 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, या 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस कह लो जिनका स्ट्रक्चर आपस में सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फ्स बोलते हैं, उनको आइसोमॉर्फ्स बोलते हैं। और एक ही कंपाउंड का, एक ही आयनिक कंपाउंड का 2 डिफरेंट फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करना, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। और उन 2 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स को हम पॉलीमॉर्फ्स बोलते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आइसोमॉर्फिज्म का एग्जांपल देखो, NaNO3 एंड KNO3, ठीक है, ये रोहम्बिक होते हैं, रोहम्बिक, ठीक है, सॉरी रोहम्बिक ने रोम्बोहीड्रल, क्या होते हैं यार, 1 मिनट मैं कंफर्म कर लेता हूं, जस्ट अ मिनट, मुझे कंफर्म करने दो, बस ज़हन से स्किप हो गया ये, जस्ट अ मिनट, किधर चला गया? हाँ जी, रोम्बोहीड्रल होते हैं, दे आर रोम्बोहेड्रल, ठीक है। सिमिलरली अपने पास K2SO4 और K2CrO4, ये ऑर्थोरोम्बिक होते हैं, ठीक है, ये आपस में आइसोमॉर्फ्स हैं, ये भी आपस में आइसोमॉर्फ्स हैं, ठीक। अच्छा, पॉलीमॉर्फ्स की एग्जांपल देख लो, मिसाल के तौर पर अपने पास AgNO3 है, AgNO3 ये आपका रोम्बोहीड्रल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, रोम्बोहेड्रल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ऑर्थोरोम्बिक यानी ऑर्थोरोम्बिक AgNO3 भी मिल जाएगा आपको, रोम्बोहीड्रल AgNO3 भी मिल जाएगा, ठीक है। ये इसकी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स होंगी AgNO3 की। मिसाल के तौर पर और एग्जांपल ले लो CaCO3 की, ये ट्राइगोनल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ट्राइगोनल फॉर्म में, और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट 15 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। 15 प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई, हेडिंग्स वगैरह बुक पर बना लेना, अच्छे वक्तों में काम आएगी, बुरे वक्तों में एग्जाम्स के टाइम पर, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।